चैप्टर नंबर 4 दैट इज पॉवर्टी की पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था एंड आज की क्लास में हम उसकी सारी समरी लिखेंगे एंड देयर आर अ फ्यू हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस दैट आई नीड टू डिस्कस विद यू गाइस। सो आइए सबसे पहले हम समरी लिखते हैं। सो अगेन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर एक बार रिवाइज कर दिया है ताकि आप जब मेरे साथ समरी लिख रहे हैं सो इट्स लाइक एन एडिशनल रिविजन फॉर यू गाइस, राइट? सो चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉवर्टी? हमने बेसिक सबसे पहले पढ़ा था कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। तो पॉवर्टी रेफर्स टू अ सिचुएशन, refers to a situation in which an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life. Right? Poverty in India has been studied or has been seen from two point of views. From two points. आपका सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्बन पॉवर्टी एंड देन वी स्टार्टेड अबाउट द रूरल पॉवर्टी, राइट? तो ये सबसे पहले आपकी एक ब्रीफ डेफिनेशन हो गई। देन सेकंड पॉइंट हमारा, हम बात करेंगे पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। तो आप अपनी हेडिंग्स ब्लैक पेन, रेड पेन, कोई और कलर का पेन आप जो यूज करना चाहते हैं उनसे लिख सकते हैं। तो पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज इंक्लूड पुशकार्ट वेंडर्स, ये आपके 1 मार्कर्स टाइप हैं। पुशकार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, रैग पिकर्स, beggars, etc. Rag pickers, beggars, etc. They possess few or no assets at all. They are largely the overflow of rural who were migrated to urban areas. राइट? तो हम ये सब डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब हम बस इनके एक ब्रीफ समरी लिख रहे हैं ताकि आप एग्जाम से पहले समरी को फ्लिप थ्रू करके जा सके, राइट? देन हम नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है? पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। हमने अर्बन एरियाज डिस्कस कर लिया है। पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। Poverty in rural areas include landless agricultural laborers, cultivators with very small landholdings, landless laborers or tenant cultivators with small landholding. Right? So many of the people in the villages and the rural areas, they are landless, and
That is how we define poverty in the rural area. So आप अपने ये अंडरलाइन पॉइंट प्रॉबेबली किसी पेन से लिख सकते हैं या इन्हें हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको एंड में पता चल जाए कि आपने क्या पॉइंट पढ़ना है. So moving on to the fourth point, what are the common characteristics of poor people? Common characteristics of poor people. तो अगर आपने रिवाइज किया हुआ है तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और मेरे बिना देखे जो मैंने क्या लिखा है वो खुद लिखने का ट्राई करिए and then you can tally it. The first point is hunger, starvation and malnutrition. Then your second one is poor health. Third one, limited economic opportunities. Limited economic opportunities. Then fourth one, debt trap, which is a very important point. And then your fifth point, lack of facilities of electricity and water. पहले आप यहाँ पे ये कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम हमारे 3.2 और पॉइंट्स रह गए, हम उनको लिखते हैं. तो इन केस यू गाइस वांट टू सी अगेन, तो एक बार यहाँ पॉज करके अगर आपको कुछ मिस हुआ हो. देन आपका 6th पॉइंट क्या था इसमें? सेकंड. 6th point, gender inequality. Gender inequality. And I would really appreciate अगर आप ये points मेरे साथ साथ लिखें. And then bigger families. Right? Then this is your 5th point now. Right? हमने 4 points cover करे हैं. अब आपका 5th point, measure of poverty. Measure of poverty में हमने क्या पढ़ा था? That there are two measures. There are two measures to determine the extent of poverty. आपका पहला measure कौन सा था? First one was relative poverty and second measure आपका था absolute poverty. Right? कौन से दो measures थे? एक relative, एक absolute. Relative poverty में हमने क्या पढ़ा था? It refers to poverty of people. It refers to poverty of people in comparison. Relative है ना, तो in comparison to other people, in comparison to other people, region और nation. जैसे कि आप इंडिया और चाइना की अगर लेवल ऑफ पावर्टी कंपेयर कर रहे हैं तो उसे रिलेटिव मेजर कहा जाएगा जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं किन्हीं दो चीज़ों में. उसके बाद एब्सोल्यूट पावर्टी क्या था? इट रेफर्स टू द टोटल नंबर. It refers to the total number of people. It refers to the total number of people living below poverty line. Right? So
एब्सोल्यूट मेजर इज बेसिकली अ नंबर, कि आप ये डिफाइन कर देते हैं कि इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। ये आपने नोट कर लिया मेजर ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद 6 पॉइंट आइए आपका नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, आप ये पॉइंट्स चाहे तो अंडरलाइन करते जाइएगा साथ साथ। relative poverty, absolute, and then measurement of poverty. So in the pre-independence India, concept of jail cost of living was used to calculate the poverty levels, line, right? However, in the post-independence India, several attempts were made to identify the number of poor in the country. Currently the concept of poverty line is used to measure the extent of poverty. हम देखते हैं कि कितने लोग पावर्टी लाइन के बिलो हैं, कितने अबव हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, और यहाँ पे क्या हो रहा था, पावर्टी लाइन, राइट। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया। Then moving on to the next one, that is your 7th point. इसमें हम बात करते हैं पावर्टी लाइन। Poverty line is basically a cutoff. Poverty line is a cutoff basically a cutoff on the line of distribution which usually is basically a cutoff point on the line of distribution which usually divides the population of the country as poor and non-poor. So it is a cutoff on the line of distribution which divides the population of the country as poor and non-poor. Then people having income below the poverty line, are called poor, and people with income above the poverty line
are called non-poor. Are called non-poor. Right? तो ये हमने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर दिया. अब पॉवर्टी लाइन डिटरमिन कैसे होती है वो बात कर लेते हैं. Determination of poverty line. So in India, monthly per capita expenditure और इसका शॉर्ट फॉर्म आप क्या बोलते हैं, MPCE, यानी इसकी जो एब्रिविएशन हो गई, monthly per capita expenditure method is used to determine the poverty line. Right? So according to this method, monetary value of the minimum calorie intake is taken. राइट. तो आपका MPC मेथड यूज होता है पॉवर्टी लाइन को डिटरमिन करने के लिए. सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं. दैट इज योर 9th पॉइंट, कैटेगराइजेशन ऑफ पॉवर्टी. आप दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं. पहला आपका क्रॉनिक पुअर, सेकेंड आपका ट्रांजिएंट पुअर, एंड देयर इज वन मोर दैट इज नॉन पुअर. राइट. तो ये 3 कैटेगराइजेशन हो गई पॉवर्टी. उसके बाद हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की. इस सेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, that still the means of livelihood is your agriculture sector. There is low success of land sealing. जो ये गवर्नमेंट पॉलिसी लाई थी इसका सक्सेस रेट बहुत ही लो रहा. लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. जो थर्ड पॉइंट हमारा एग्रीकल्चर में आ रहा है दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. राइट. ये हम अपने मेन क्वेश्चन में इसका डिटेल पढ़ चुके हैं. तो आप ये कीवर्ड्स लिख लीजिए बस. तो नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, which talks about the distress among farmers. This is our 11th point. Due to high production cost, low and unstable yield,
to high production costs, low and unstable yield, decline in world prices, and various other reasons have increased the exposure of farmers, and led to agrarian distress. Right? Then next we talk about the causes of poverty. हम सिर्फ कीवर्ड्स लिखेंगे, सिर्फ हमारे जो मेजर पॉइंट्स थे वो लिखेंगे. सबसे पहला population explosion. Then second is your low level of economic development. आपको अगर कीवर्ड्स और याद आ रहे हैं, पॉइंट्स याद आ रहे हैं, तो आप प्लीज उन्हें जल्दी से लिखिए. Then third is your poor state of agriculture. Fourth point, high illiteracy rate. Then your fifth one, high level of unemployment. Unemployment है तो poverty है. Then your sixth one, high level of indebtedness. Then your seventh point, inequalities of income. And then the last one being inflation. So ये आपके causes of poverty. Okay. So next point हम बात करते हैं, that is about the government approach. कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही. Government approach to poverty reduction. आप लोग हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी आपकी समरी फिर. So government approach to poverty reduction has three dimensions. नेक्स्ट पेज से लूंगी इसको. तो सबसे पहला कौन सा अप्रोच था गवर्नमेंट का? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. which was based on growth oriented approach. It is based on an expectation that effect of economic growth would spread to all the sections of society, and it will bring down poverty. तो सबसे पहले गवर्नमेंट की कौन सी अप्रोच थी? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. सेकंड, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम.
जिसमें क्या बात हो रही थी, that government has introduced a variety of programs to elevate poverty. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे प्रोग्राम्स टू elevate poverty, राइट. और थर्ड डायमेंशन क्या थी गवर्नमेंट अप्रोच में, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. जो कि बेसिक एम्यूनिटीज को प्रोवाइड करवाना चाह रही. तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रोविजन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज टू, राइट. उसके बाद आपके जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे उसमें दो कैटेगरी आ रही थी. ये आपका 13th पॉइंट था. नाउ वी कम टू द 14th वन. तो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इसमें आपके कौन से दो प्रोग्राम्स कवर हो रहे हैं. पहला आपका था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. ये आपका इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आपके कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के रीजंस, आपकी गवर्नमेंट अप्रोच कौन सी थी, फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. ये दोनों, ये जो सारे पोर्शंस हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट. देन आपका था वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राइट. तो अगर आपने रिवाइज करा हुआ है तो आपको ये समरी जल्दी जल्दी साथ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में आपके कौन से प्रोग्राम्स आ रहे थे. पहला आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. इसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. इसमें क्या आता है पॉइंट, इट वॉज स्टार्टेड, हम बिल्कुल ब्रीफ लिख रहे हैं इसका. इट वॉज स्टार्टेड टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट opportunities in the rural areas and small towns. तो ये हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था. आप नोट कर लीजिए अगर इनकेस आपने नहीं नोट किया है तो. I show you the upper portion also once. Okay. So this was your 14th point. Then second आपका कौन सा वाला प्रोग्राम था. Second talks about Prime Minister रोजगार योजना. Right? Prime Minister रोजगार योजना. Under this financial help was provided to educated unemployed. Under this financial help was provided to educated unemployed to set up any kind of enterprise
set up any kind of enterprise that generate employment. To set up any kind of enterprise that generate employment, right? ये आपका था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. Then the third program was Swarna Jayanti शहरी रोजगार योजना. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. इसमें क्या था? इट एम्स टू क्रिएट employment opportunities. It aims to create employment opportunities for both self-employment and wage employment. Self-employment and wage employment in urban areas. आप प्रोग्राम का नाम ही देखेंगे तो शहरी, शहर मतलब अर्बन एरियाज. तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो और वेज एम्प्लॉयमेंट भी, बट वेयर इन द अर्बन एरियाज. देन योर फोर्थ प्रोग्राम वाज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट एम्स at providing micro enterprises and to bring providing की जगह आप promoting करिए. It aims at promoting micro enterprises and to bring assistance and to bring assisted poor families above the poverty line by organizing them in self-help groups. So इसका objective was to bring the people by providing them microfinances and to bring them above the poverty line by creating their self-help groups. उसके बाद हमारा 15th पॉइंट जो है वो हमारा आता है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो हुए. आई थिंक हमारा 16th पॉइंट हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. तो ये प्रोग्राम्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से करके जाइएगा. तो सबसे पहला वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आपका कौन सा आता है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. The scheme aims to provide additional and supplementary wage employment
by undertaking labor intensive work. Right? The next program was National Food for Work program. This was your second one. National Food for Work program. Okay, National Food for Work program. This program, writing in short now, this program was launched to intensify. This program was launched to intensify the generation of supplementary wage employment It was incorporated in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, right, in 2005. तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था. इसको ऑलरेडी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया. तो आप यहाँ ये नोट डाउन कर लीजिए. So coming down to the last revisionary point, which talks about critical evaluation of poverty alleviation program. ये प्रोग्राम्स कितने सक्सेसफुल रहे उसकी बात कर रहा है. तो इसमें आपका आएगा दैट पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम were found unsatisfactory because of the following reasons. सबसे पहला रीजन आपका इसमें क्या कवर होगा? There was lack of resources, right? Lack of resources. Second, unequal distribution of assets. Coming on to the third one, there was improper implementation. Then lack of infrastructure. And the last point, lack of active participation of poor people. Right? So ये आपके पॉइंट्स थे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम के. आप इसे एक बार नोट डाउन करिए. अब इसी पॉइंट से रिलेटेड आपको मैं एक क्वेश्चन लिखवाना चाहती हूँ जो बेसिकली आंसर आपका इसी पॉइंट से आएगा एंड इसका हमने मेजर पॉइंट हमारे नोट्स में ऑलरेडी कवर कर लिया है. बट ये आपको एक तरीके का हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन का फॉर्म आ सकता है. तो ये आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन फॉर्म आ सकता है.
आप इसको चाहे तो अपनी मेन नोटबुक में लिख सकते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग आप समरी जो है अलग सेपरेट नोटबुक मेंटेन करके लिख रहे हैं. तो क्वेश्चन लिखिए, poverty alleviation programs initiated by the government were highly acclaimed. मतलब कि इन प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया. डिफेंड और रिफ्यूट, कि क्या आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं या इस स्टेटमेंट को नहीं मानते, राइट. तो इसके आप आंसर में क्या लिखेंगे, दैट यू रिफ्यूट द स्टेटमेंट, कि आप इस स्टेटमेंट को नहीं मानते. एंड आप इसमें कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे, पॉइंट 17 के जो आपके क्रिटिकल अप्रेजल वाले पॉइंट्स हैं. तो आंसर आप लिखेंगे दैट द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, द प्रोग्राम्स हैव बीन फाउंड अनसैटिस्फैक्टरी बिकॉज ऑफ द बिलो मेंशन्ड रीजन. और फिर आप ये सारे रीजंस को उनकी एक्सप्लेनेशंस के साथ लिखेंगे, राइट. उसके बाद आप एक और क्वेश्चन लिखिए जो आपके हॉट क्वेश्चन में आएगा, दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. क्वेश्चन 2 लिखिए, आपके ये हॉट्स में आएगा दैट government's growth oriented approach to reduce poverty proved to be very effective. Do you agree? Right? जब आपको इसे स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, सबसे पहले आप आंसर में लिखेंगे नो आई डू नॉट अग्री with the given statement उसके बाद लिखिए the approach proved to be ineffective because सबसे पहला रीजन आपका पॉपुलेशन, वही पॉइंट्स आएंगे, बस उसका फॉर्म थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपको ये फिर से लिखवा रही हूँ. पॉपुलेशन ग्रोथ resulted in very low growth in per capita income. सबसे पहला रीजन. देन सेकेंड, ग्रीन रेवोल्यूशन intensified the disparities. Green revolution intensified the disparities regionally and between large and small farmers. Right? ये इसका सेकंड पॉइंट था. सबसे पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से पर कैपिटा रिड्यूस हो गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया. थर्ड, देयर वाज अनविलिंगनेस and inability to distribute land. And the fourth point, the benefit of economic growth did not
did not trickle down to the poor. So ये आपका एक और हॉट क्वेश्चन। तो आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन के आंसर्स हम मोस्टली कवर कर चुके हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन की फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे हमने समरी कंप्लीट करी, हमने हमारे हॉट्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करे, एंड इसकी वजह से हमारा पूरा चैप्टर जो है वो अब पूरा कंप्लीट हो गया है। आप समरी के लिए अलग नोटबुक मेंटेन करिएगा और अपने मेन क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग। So I'll see you guys in the next class now. Thank you so much.